नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आज जो है यह 51 नंबर का टेस्ट है। जी हाँ, यानी कि इससे पहले 50 टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। कितना? 50 टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। अगर उन 50 को नहीं देखा है आपने तो निश्चित ही देखिए, बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। आज के सेट में भी सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल हम लोग अच्छे से इसको समझते चलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये दिखाई दिया। आइए, कह रहा है पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना की अगर बात करें तो उस मंदिर की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना भवानी मंदिर का जो है वह स्थापना किया गया था। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा दे रहे हैं आप, तो बिहार से प्रश्न आपको 4, 5, 6 पूछा जा सकता है। आइए, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? मैथिल कोकिल कह रहा है कि बिहार के किस विद्वान को कहा जाता है? तो बिहार के वह विद्वान जिनका नाम है विद्यापति। जी हाँ, क्या नाम है? विद्यापति। इनको क्या कहा जाता है भैया? तो इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको? विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है, बहुत बार ही पूछा गया है कि भैया मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताएंगे कि विद्यापति को जाना जाता है। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए विद्यापति के बारे में। विद्यापति से संबंधित एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक रचना रची है। विद्यापति ने एक रचना रची है ना? तो कभी पूछता है कि पुरुष परीक्षा, जी हाँ, पुरुष पूछता है कि पुरुष परीक्षा किसकी कृति है, तो बताएंगे कि ये भी विद्यापति की ही है। ठीक, आगे आइए। तीसरा, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर के रूप में भी इनको जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया? तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। किसे? भिखारी ठाकुर को। और इनकी एक कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है विदेशिया। जी हाँ, विदेशिया जो कृति है यह किसकी कृति है भैया? तो कहेंगे कि सर ये तो भिखारी ठाकुर की ही है ना? तो विदेशिया जो कृति है, मैं यहां पर कहिए तो लिख दूं, विदेशिया किसकी कृति है? तो कहेंगे सर विदेशिया जो है यह भिखारी ठाकुर की कृति है। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आइए अगले सवाल। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और यह भी कहा था, क्या कहा था, कि अगर इन यूरोपियों को छेड़ोगे तो ये काटेंगे, अगर नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे। किसने कहा था? तो भैया वह अलीवर्दी खां था। कौन था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां से बंगाल का नवाब कौन था पहले, है ना? तो सबसे पहले आपको जानते हैं कि मुर्शीद कुली खां। ठीक, उसके बाद था सुजाउद्दीन, फिर था सरफराज, फिर था अलीवर्दी खान। देखिए ये चौथा नंबर, ठीक ना? मुर्शीद कुली खां और दीन से क्या अभी बताया ना, सुजाउद्दीन। सर से क्या अभी बताया ना, सर फराज। अली से समझ गए, अलीवर्दी खां। मुदीन, सर अली, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो था, इसी ने कहा था कि भाई ये तो मधुमक्खी। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए आते हैं अगले सवाल की ओर। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत का तीसरा युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था भाई? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। तो ये 1761 के समय कौन था मुगल सम्राट? शाह आलम द्वितीय, यानी कि भैया
शाह आलम टू जो था वह मुगल सम्राट था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। पानीपत का तीसरा युद्ध यहां पर। चलिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व, दो तरह से प्रश्न पूछता है। एक तो पूछता है कि मुगल सम्राट या मुगल शासक, और एक पूछता है आपसे कि मराठा सेना। तो अगर मराठा सेना पूछे तो बताएंगे कि भाई वो तो सदाशिवराव भाऊ थे। मुगल पूछे तो मुगल आप बताएंगे शाह आलम द्वितीय। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, यह किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो कहे हो है ना, ब्रिटिश शासन जो है वह भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे आपके ही दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही कहा था कि भाई जो ब्रिटिश शासन है यह खून का दरिया है। और इनकी एक प्रमुख कृति आप जानते हैं, रस्त गोफ्तार, जानते हैं ना, रस्त गोफ्तार। पूछता है भैया ये प्रश्न कि रस्त गोफ्तार किसकी कृति है? तो बताएंगे कि सर ये तो दादा भाई नौरोजी की कृति है। क्लियर है? चलें आगे। आइए, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सौंपा। मतलब कि सीधा आपसे पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था। बाकी पर आप मत जाइए, सीधा आपको बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई है उसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया है। तो कानपुर से करने वाले कौन है? कानपुर से करने वाले हैं तात्या टोपे। मुख्य रूप से आपको तात्या टोपे का नाम याद रखना है, तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूछता है कि मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था राम तनु पांडे। नाम याद रखिए, राम तनु पांडे, है ना। और ये भी पूछता है नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था धोंधू पंत, धोंधू पंत है ना। और पूछता है हजरत महल ने कहां से किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से नेतृत्व, लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सभी लोग जानते हैं, सुअर वाला चर्बी, उसका कारतूस में प्रयोग हो रहा था, है ना। सुअर वाले जो चर्बी भरे कारतूस थे उसी के प्रयोग से। तो देखिए सी ऑप्शन है, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि क्वेश्चन का लेवल बड़ा इजी है। देखो बाबू, सीधी बात मैं बता रहा हूं, बाहर सबको इजी लगता है, जब एग्जाम में यही प्रश्न आएगा ना तो पसीना छूट जाएगा। आइए मैं कुछ प्रश्नों को दिखा दूं जो आपको पसीना छुड़ा देगा। आप कहेंगे कि देखिए ये क्या समझ रहे हैं, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, नहीं, जो बिहार स्पेशल नहीं पढ़ेंगे उनको नहीं पता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। आप जिसको इजी कह रहे हैं ना, हाँ ये तो मान के चलिए कि रट लिए होंगे, ये भी रट लिए होंगे, ठीक, क्योंकि ये बहुत चर्चित है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, अलीवर्दी खां है कि मीर जाफर है कि मीर कासिम है। अब हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं आंसर, इसलिए आपको बहुत इजी लग रहा है। जब एग्जाम में जाओगे ना कांपना शुरू होगा हाथ। इजी मत कहो इस प्रश्न को, ये सारे प्रश्न जो है ना, अब यहाँ शाह आलम है कि बहादुर शाह है, ऐसा कंफ्यूजन आता है एग्जाम में। तो ये मत कहिए कि बहुत ही इजी प्रश्न है और ये है वो है। एग्जाम में तोप नहीं आता है कि तोप आपको दे देगा कि लो तोप चलाओ। सामान्य लेवल के ही 60-70 प्रश्न होते हैं और उसमें 10 प्रश्न आप गलत करते हैं, इजी वाला प्रश्न, वही रिजल्ट आपका नहीं होता है। तो दिमाग में जिनका कूड़ा करकट भरा है कि इजी है और ये है वो है, भाई जहां जटिल तुमको पढ़ाया जा रहा है वहीं पढ़ो यार। तोप नहीं चलाना है आपको, समझ रहे हैं, आपको तोप नहीं चलाना है, आपको एग्जाम पास करना है। चलिए, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? मतलब कथानायक है ना। देखिए ये प्रश्न इतनी बार पूछ दिया गया है ना, इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे आप, पढ़ना पड़ेगा, इतनी बार पूछ दिया गया है। यह आनंद मठ, आनंद मठ का ही सन्यासी विद्रोह आपको मिलता है। अब देखिए पूछता है आनंद मठ के जो लेखक हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, बीसीसी आपको ध्यान रखना है।
आइए अगले सवाल की ओर। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से? अब ये प्रश्न कितना इजी लग रहा होगा, तो जरा कमेंट करके बताइए, बिना गूगल से सर्च किए हुए। अगर इजी लग रहा है, बिना गूगल से सर्च किए हुए इसका आंसर करिए, मैं भी देखता हूं। तो इसमें तो गूगल से सर्च करके देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भाई अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1909 होगा कि 1919 होगा? आपको कमेंट करना है, करिए कमेंट अगर इजी लग रहा है तो देखिए, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत, अगर केंद्र की कहे बात भाई, यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, कभी केंद्र पूछता है, कभी प्रांत पूछता है, दोनों का आंसर अलग हो जाता है। तो जब केंद्र कहे तो केंद्र में जो लागू हुआ है वह 1935 से लागू हुआ है, द्वैध शासन, क्लियर है केंद्र में। अगर आपसे पूछता कि प्रांतों में अगर पूछता कि भाई प्रांतों में कब लागू हुआ, तो कहेंगे कि प्रांत में सर 1919 में लागू किया गया। केंद्र में कब लागू किया गया? केंद्र में जो है वो 1935 में। यही नहीं, अभी और सुनिए, एक प्रश्न और पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का समापन कब हुआ? बच्चे देखते हैं प्रांतों में द्वैध शासन 1919, मारो तो रे, चटनिया पूछ दिया था। वही लोग कमेंट करते हैं कि इजी क्वेश्चन है। अरे भाई पढ़े कहां हो अभी यार, अभी तो खेल रहे हो। क्वेश्चन से जब खेलना शुरू करेंगे ना तो बाउंस होना शुरू होगा, लगोगे चक्करियाने बाबू, और एग्जाम में ऐसे ही खाली थोड़ा सा खाली बदलेगा, चक्करिया के गिर जाओगे। अगर कहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का समापन, तब भी यही होगा, 1935 में समापन हुआ, प्रांत वाला समाप्त हुआ और केंद्र में शुरू हो गया। और खाली प्रांत में शुरू तो 1919, केंद्र में शुरू तो 1935, प्रांत में समाप्त तो 1935। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए ऐसे। दूसरे देखिए, कमेंट बाजी तो अलग चीज है, लेकिन आप पढ़िए वैसा जो एग्जाम में आए, फालतूगिरी के चक्कर मत रहिए। आइए, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम मतलब कि सबसे पुराना, तो आपको ये नहीं देखना है कि मोहनजोदड़ो पूछ रहा है कि उससे पहले का पूछ रहा है, आपको प्राचीनतम का मतलब कि पुराना से भी पुराना। तो जब ऐसा पूछे तो मेहरगढ़ है ना। अब ये मत सोचने लगे कि अरे हड़प्पा में तो ये नहीं था, ये नहीं था, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सैंधव सभ्यता के लोग जो थे ना, वह पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पशुपति की मूर्ति जो होती थी, उस मूर्ति के में कुछ जानवर हैं, उसका नाम पूछता है भैंस, याद कर लीजिए, भैंस, ठीक ना, चीता, चीता, गैंडा और हाथी, याद कर लीजिए, भैंस, चीता, गैंडा और हाथी, ये चारों जानवर आपको मिलेंगे, भैंस, चीता, गैंडा और हाथी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको लग रहा होगा ना यही में अब दे देगा, एगो बीचों में दे देगा बैल, बीचों में दे देगा क्या? बैल। क्वेश्चन को ऐसे बदल देगा, अब फिर चक्कर आने लगोगे कि अरे यार इसमें क्या, समझ गए? तो आपको याद कर लेना है भैंस यानी कि बी, फिर आपको चीता याद करना है सी, फिर गैंडा याद करना है बीसीजी, तो आप जानते हैं टीका है ना, बीसीजी, बीसीजी टीका हो गया। और ये टीका किसको दिया गया? हाथी को दिया गया, तो बीसीजी हाथी। इतना आप अगर याद कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी उस पर कितने जानवर की जो थी प्रतिमा थी या उस पर चित्र था, है ना। चलिए आइए, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना, तो मुहरों, जो मुहर मिला है, मुहर से इनके लिपि की सूचना का पता आपको चल जाएगा। चलिए, वैदिक में वैदिक काल के समय की बात कर रहा है। सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां, तो आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट लिखा है कि प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। आइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जोड़ा गया है, तो किससे जोड़ा गया है भैया? तो पेनिसिलिन के जो फाउंडर हैं, किसके? पेनिसिलिन के जो फाउंडर हैं उन्हीं का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक ना। रक्त परिसंचरण, तो रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण किसने भैया? तो कहेंगे कि सर ये विलियम हार्वे के द्वारा। अनुवांशिक का नियम जो दिया था वह मेंडल ने दिया था। किसने दिया था?
मेंडल ने दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, तो बीसीजी का टीका आप जान ही रहे हैं, बीसीजी का टीका जान रहे हैं, लेकिन यहाँ टीबी कह रहा है, तो टीबी बैक्टीरिया कौन है, बीसीजी अलग, ठीक ना, रॉबर्ट कोच। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप जानेंगे। आइए, ईईजी का प्रयोग। ईईजी देखिए, एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। तो मैं आपको ईसीजी बता दूंगा, तो ईईजी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ई सी जी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, कार्डियो संबंधित होता है हृदय से। बस एक याद रखिए, दोनों याद रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा आपका मामला। एक को खाली याद रखिए, दोनों याद रखेंगे गड़बड़ाएगा। हाँ, फुल फॉर्म दोनों का याद रखिएगा, बट आप एक से रिलेट करिए तो दूसरा आपको याद होगा। C4 होता है कार्डियो, कार्डियो होता है हृदय से, है ना। तो जब C पूछे तो हृदय और E पूछे तो मस्तिष्क, ईईजी यानी मस्तिष्क से। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम है, वह नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शुरू हुई है, तो ध्यान देना। केरल की मौन घाटी, मौन घाटी में पादपों की दुर्लभ प्रजातियां। मौन घाटी पूछता है ना कि मौन घाटी कहाँ में है। आप लोग जानते हैं कि मौन घाटी जो है वह केरल में है ना, केरल में है। मौन घाटी कहाँ में है? केरल में है। लेकिन अच्छा हाँ, कभी अगर पूछते शांत घाटी, मौन घाटी को ही शांत घाटी भी कहता है, या मृत घाटी भी कहता है, या डेथ वैली भी कहता है, या साइलेंट वैली भी कहता है, तो सब एक ही है, ध्यान देना है। ये मत कहने लगेगा कि वो दूसरा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर कोई चोर डकैत है, बलात्कारी है, तो मतलब न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसके छानबीन में उसका करते हैं। पिता पुत्र का जो विवाद होता है, जैसे कोई पुत्र है और उसको जमीन से बेदखल करता है, कहता है कि ये हमारा संतान नहीं है, तो उसका डीएनए होता है, डीएनए अगर मैच करता है तो भाई आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी संकटग्रस्त जो जीव हैं उनके लिए भी होता है। तो हो जाएगा क्या? यह सभी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आइए, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से होता ही है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, और जीन के मिश्रण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे। एथिल एल्कोहल में अगर आप मेथनॉल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? एथिल एल्कोहल में अगर आप मेथनॉल मिलाते हैं तो वह पीने के योग है ना, बनाया जा सकता है। एथिल एल्कोहल में अगर आप मेथनॉल मिला के उसको पीने योग्य आप बना सकते हैं। चलिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। अगर पेट्रोल और डीजल को अधूरा जलाएंगे तो वह बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, आइए। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं NH2CONH2, NH2CONH2, है ना। तो देखिए कौन कौन आएगा। C तो आ ही जाएगा, C आ गया सर। H भी आ रहा है, H भी आ गया सर। N भी आ रहा है, N भी आ गया सर। O भी आ रहा है, O भी आ गया सर, है ना। तो ये परफेक्ट आपको आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर यह है कि, क्या अंतर है भैया? तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, ये बहुत अच्छा समझिएगा। नाभिकीय रिएक्टर होता है, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, कंट्रोल होता है। इसमें आपको मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में डाला जाता है ना, मंदक के रूप में डाला जाता है D2, भारी जल, आपको मैं बताया हूं। तो यहाँ कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर परमाणु बम होता है तो उसमें अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित बढ़ते जाता है, 1 3 9 27 ऐसे। तो ये फर्क होता है। राइट आंसर। आइए, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल जो है यह किसको कहा जाता है भाई? तो यह पीटर हिग्स के नाम पर ही रखा गया था, गॉड पार्टिकल। सबसे सूक्ष्म कण बताया गया है इसको, यह है गॉड पार्टिकल, है ना। गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसन, पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया है। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? तो कुछ लोग को तो लगेगा कि भाई ध्रुव तारा है तो मार देगा तारा। अच्छा ये बताओ भाई, पूर्णिमा तारा है क्या? पूर्णिमा तारा नहीं है ना, तो तारा तो नहीं होगा। यह एक शोध रिएक्टर है। क्या है? शोध रिएक्टर है।
समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसको उत्क्रम प्रासरण के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए, प्रतिदीप्ति लैंप या फ्लोरेसेंट ट्यूब में पूछता है तो पारे की वाष्प तथा आर्गन भरी होती है। पारे की वाष्प तथा आर्गन भरी होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब में या प्रदीप्ति नली में। बेहतर आंसर होगा ये, है ना। इसका आंसर कभी कभी जिनान भी कहीं कहीं मिलता है, बट बेहतर आंसर पारा और आर्गन राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये प्रश्न इजी है, चलता फिरता प्रश्न है, पारा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए, मैं ये बार बार बताता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में अपने स्थिति को नहीं प्राप्त करेगा, भौतिक में प्राप्त कर लेगा। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अच्छा, अब बच्चा क्या करता है, देखेगा एग्जाम में, अच्छा इनमें से क्या रासायनिक रासायनिक है, रासायनिक में जल गया तो फिर नहीं लौटेगा, वाह, मार के निकल जाएगा आंसर। आएगा घरे मिलाएगा, कहेगा अरे पूछ रहा था नहीं है ना। तो रासायनिक में क्या होगा, कागज जल गया तो अब कागज तो नहीं बनेगा, तो ये तो रासायनिक है। भोजन खा लिए, वो पच गया, मल बन गया, अब उससे भोजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो सर ये भी रासायनिक है, लेकिन हमें छांटना है क्या? हमें छांटना है कि रासायनिक नहीं है। अच्छा, पानी है, उसको आप गर्म करके वाष्प बनाइए, ठंडा होगा वो, फिर पानी बन जाएगा वाष्प। तो ये तो अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले रहा है, यानी कि ये रासायनिक नहीं है, ये भौतिक है। कोयला जल के डस्ट हो गया, अब डस्ट से कोयला बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। आइए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जान गए हैं, तो एक और पूछता है 25 से 28 तक क्या पूछता है ना। 25 से 28 पूछता है, और फिर पूछता है आपको कि 29-30 में क्या है, या 29-30 के बारे में आपको डिटेल में पूछ लेगा। तो यह जान लीजिए कि 29 और 30 शिक्षण संबंधित से संबंधित है। संस्कृति, आपको अपने संस्कृति के बचाव की, आपको अपनी संस्कृति की रक्षा का पूरा अधिकार है ना। तो यह जो है वह 29 और 30 में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब, कह रहा है सीधा सा, इतना लंबा लिफाफा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, आप पढ़िएगा। कह रहा है कि अगर आपातकाल लगता है तो कौन सा अनुच्छेद को छोड़कर सब निलंबित हो जाता है? तो देखिए, दो अनुच्छेद बच जाता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को नहीं निलंबित कर सकते हैं, बाकी सबको कर देंगे। तो कह रहा है ना कि अधिकार को छोड़कर, यानी 20-21 को छोड़कर सबको निलंबित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? 71 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वह इनके विवादों का निपटारा करती है। हालांकि निर्वाचन आयोग से उसमें कुछ हद तक सलाह भी लिया जाता है, बट फाइनली जो करता है वह सुप्रीम कोर्ट करता है, ध्यान देना। भारत में काम का अधिकार है, कुछ लोगों को लगता है काम का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का ये दायित्व है भैया कि वह आपको काम दे, है ना। मनरेगा में काम देता है 100 दिन का, तो काम देने का अधिकार राज्य का है, लेकिन इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जाएंगे। अगर राज्य काम नहीं देगी तो ये नहीं कि आप न्यायालय का शरण, नहीं, अगर नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य, कर्तव्य राष्ट्रगान का आदर करना तो मूल कर्तव्य है सर। हमें पूछ रहा है कि मूल कर्तव्य नहीं है, नहीं में कौन होगा भाई? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना क्या मूल कर्तव्य है? तो जी हाँ, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षा करना आपका फर्ज है। पर्यावरण की भी सुरक्षा करना आपका दायित्व है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, आपको तो लग रहा होगा कि सर ये भी तो सही है, मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना भी मूल कर्तव्य ही है, बट नहीं, ये राज्य के नीति निर्देशक, ये राज्य का दायित्व है कि भैया राष्ट्रीय स्मारक है उसको सुरक्षित रखिए, संरक्षित करिए, ये राज्य का दायित्व है, आपका नहीं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर दे दिया 5वां कि यह सब ही, तो लोग मार के आ जाएंगे, लेकिन राइट आंसर सी होगा। यह डीपीएसपी है, याद कर लीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहाँ है? क्या प्रस्तावना में है,
अच्छा, जो कह रहे थे ना कि इजी है, जरा बताओ ना भाई, इजी है तो बताओ, कहाँ है संघ का उल्लेख, है जानकारी है? ये प्रश्न था पता? बहुत इजी है। अब कमेंट करो कि हमारा 48 सही है 50 में, 50 में 25 नहीं सही कर पाए होगे भाई। देखिए, ये फर्जी कमेंट वाले से मुझे बहुत घृणा होती है। एक तो खुद भोंद भकाल गोबर रहेंगे, दूसरे को डीमोटिवेट करेंगे, है ना? तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो ये 48-49 कमेंट करते हैं कि हमारा सही है, उनसे बिल्कुल, वो एकदम गोबर हैं, वो 49-50 कमेंट करके भ्रमित कर रहे हैं, है ना? बस आंसर बता देने के बाद वो सोचते हैं कि हाँ 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 हाँ, यही तो हम भी सोच रहे थे। ऐसे थोड़ी होता है यार। बताओ कहाँ है संघ का उल्लेख, देखते हैं हम भी बिना सर्च किए हुए गूगल। तो प्रस्तावना में नहीं है, ठीक। कहाँ है? 368 अनुच्छेद में भी नहीं है ना। अब कहाँ है? तो सर संविधान के भाग 3 में भी नहीं है, यानी कि संघ का तो उल्लेख ही नहीं है। संविधान में संघ का उल्लेख नहीं है किसी भी इन भागों में। हाँ, भले आप ये पढ़ते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन प्रस्तावना में वो बात नहीं लिखा हुआ है, 368 अनुच्छेद में नहीं लिखा है, भाग में भी नहीं लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कहीं भी उल्लेखित नहीं है। आइए, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राष्ट्रहित के मद्देनजर संसद इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो देखिए, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो भाई राज्यसभा को एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसमें से आप छाटिए राज्यसभा कौन में है। तो देखिए, जिनको इजी लग रहा होगा वो कमेंट करिए, बता दिए तब तो आप बताओगे ही। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से अगर पारित कराओगे तो ये काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे बताने के बाद सबको लगता है कि हाँ 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 हम भी कर लेते हैं, है ना? तो राइट आंसर सी याद रखिएगा। आइए, किसी चालक का प्रतिरोध अगर आधा कर देते हैं तो चालक के ताप पर क्या? देखिए, चालक का अगर प्रतिरोध आधा करते हैं तो ताप भी आधा हो जाता है। एकदम सीधा ध्यान रखिएगा, जो चालक में आप छेड़छाड़ करिएगा प्रतिरोध में भी बिल्कुल छेड़छाड़ हो जाएगा। आइए, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह आपको न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने बताया था। आइए, स्थिर जल में पत्थर गिरता है, यह अनुप्रस्थ प्रगामी का उदाहरण है। अनुप्रस्थ, प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। पानी में जल जब आप गिराते हैं पत्थर, तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे गोल 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 होकर के वो लगेगा कि भाग रहा है, वह अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, ध्यान रखिएगा। अनुदैर्ध्य नहीं, अनुदैर्ध्य नहीं, गैर भी नहीं, अनुप्रस्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला जो है वो क्या है भैया? तो HCFC है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, कहीं CFC खाली देता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर है, बट अगर HCFC दे तब भी ध्यान देना है कि ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है, वही है। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को ऐसे करके आपको भ्रमित कर सकता है। अधोलिखित सागरों में से, मतलब कि इनमें से कौन सा सागर है जिसके पास तट नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, जो जानता है वो कर देगा। तो देखिए, सारगैसो सागर है ना, यहाँ घास आपको मिलेगा, यहाँ पर मछलियों का चारा मिलता है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में ही बीच में ही घास उसके पास है ना। इसके पास तट नहीं है, चूंकि ये बीच में है, बीच में है अटलांटिक महासागर के, है ना। तो राइट आंसर ये होगा। अभी ये भी पूछता है कि सारगैसो सागर है कहां में, तो बताएंगे अटलांटिक में। चलिए, बृहत ज्वार कब आता है? बृहत ज्वार कब आता है? जैसे देखिए, यह क्या है भैया? आपका पृथ्वी है, ठीक ना। बृहत ज्वार जब आएगा जब पृथ्वी चंद्रमा, देखिए एक सीधी रेखा में जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया और सूर्य हो गया, ये तीनों एक ही सिद्ध में रहेंगे, तब आएगा बृहत, मतलब कि बड़ा ज्वार, ठीक है ना। तब आएगा बड़ा ज्वार, क्योंकि ये भी अपनी पूरी ताकत से खींचेगा जल को और ये भी अपनी पूरी ताकत से जल को खींचेगा। जब एक सिद्ध में रहेगा तब आ जाएगा बृहत ज्वार। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, प्रसिद्ध अंगुली नुमा, मतलब फिंगर झील पूछता है, फिंगर झील कहां में? वहां पर बहुत सारे झील हैं, तो आपको जब मैप आप देखेंगे तो ये फिंगर झील आपको देखिए उत्तरी अमेरिका में, हमारे यहाँ मैप लगा हुआ है तो दिखाई देगा। तो USA जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। आइए,
निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है। विली विली क्या है? अब इसको बिल्ली मत समझ लीजिएगा। विली विली है ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आता है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है क्या? हाँ देखिए, ये है ना, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है विली विली। पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है विली विली, इंपॉर्टेंट। आइए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा दो को आपको याद रखना है ना। इसमें सबसे बड़ा का ऑप्शन है, आपको कमेंट करना है। हर वीडियो में लगभग एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, तो कमेंट करिए कि सबसे बड़ा कौन है। छोटा मैं बता दे रहा हूं लक्षद्वीप, आपको बता देना है बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा। मैं दो ही ऑप्शन दूंगा, बाकी ये काट दे रहा हूं। एक ऑप्शन ये काट दे रहा हूं, ठीक, और एक ऑप्शन ये काट दे रहा हूं। अब ए और अच्छा सी ये हो गया, ए और बी में आपको बताना है, ठीक। ये आप कमेंट करिएगा। आइए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो जो थारू जनजाति है वह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, थारू जनजाति। आइए, आज का आखिरी सवाल है ना, 50वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर 50 पेज है ना, 50वां सवाल है ये। कह रहा सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो इनको वर्ष 1930 में मिला था। किस लिए मिला था? रमन, सीवी रमन जो है, इनको प्रकीर्णन के लिए मिला था। किस लिए? प्रकीर्णन के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के जो 50 प्रश्न थे वह आपको पसंद आए हैं। जिनको लगता है इजी है तो भाई हम इजी ही चलाएंगे। पढ़ना है तो पढ़िए, ना पढ़ना है तो भैया नमस्कार है। क्योंकि देखिए, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। मैंने बहुत बार एग्जाम दिया है ना। जब हम शुरुआती में तैयारी करते थे तब से एग्जाम देना शुरू किए थे। हमने देखा है भाई नजदीक से, कितनी बार हमने निकाला एग्जाम, तो हमने देखा कि आखिर क्या है। तो मैं देखा कि 60% तो इजी प्रश्न ही है, 40% थोड़ा सा मॉडरेट और टफ मिलेगा। तो उन 40 के चक्कर में हम 60 को क्यों गवाएं? उन 40 में सब लोग स्ट्रगल करते हैं। ये वाला तो 60 तो सुरक्षित कर लो। उस 40 में अगर 20-15 भी कर लोगे तो पीटी आराम से निकाल लोगे, अगर इधर 60 कर लोगे तो, ठीक ना। मेंस के लिए फिर अलग से स्ट्रेटेजी लाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।